तो सोचिए साल 1812 है। एक स्विस एडवेंचरर योहान बुरखाट अरब के रेगिस्तान में हैं, भेस बदलकर। हाँ। वो रास्ता भटक जाते हैं और फिर चट्टानों के बीच उन्हें एक पतली सी करीब 1.5 किलोमीटर लंबी दरार मिलती है। और जब वो दरार खत्म होती है तो सामने क्या देखते हैं? एक पहाड़, चूना पत्थर का, और उसमें तराशा हुआ एक आलीशान ढांचा, 127 फीट ऊंचा। अल खज़ने कहते हैं उसे। बिल्कुल, अल खज़ने मतलब खजाना। और असल में ये नजारा तो बस एक शुरुआत थी, एक पूरे शहर का दरवाजा जो सदियों से छिपा हुआ था, पेट्रा। सही। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि दक्षिणी जॉर्डन के इस वीरान से रेगिस्तान में आखिर किसने बनाया ये शहर और क्यों? हाँ, यही सवाल है। आज हम इन्हीं कुछ स्रोतों को देखकर पेट्रा के राज समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इसकी खोज कैसे हुई, वो कौन लोग थे जिन्होंने इसे बनाया? नबाती लोग। अच्छा, नबाती? हाँ, उनकी वो कमाल के निर्माण तकनीक, रेगिस्तान में पानी का इंतजाम उन्होंने कैसे किया, और फिर ये शहर वीरान कैसे हो गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं इन नबाती लोगों से। ग्रीको रोमन इतिहासकार क्या बताते हैं इनके बारे में? करीब 2000 साल पहले ये खाना बदोश थे। हाँ, खाना बदोश कबीले थे, मतलब घूमने फिरने वाले। लेकिन वो सिर्फ साधारण कबीले नहीं थे, वो उस जमाने के बड़े ट्रेड रूट पर थे। अच्छा। हाँ, चीन, भारत, मिस्र, रोम, इनके बीच जो रेशम और मसालों का व्यापार होता था, उसमें इनका बड़ा हाथ था। और दिलचस्प बात यह है कि वो अपना खजाना छुपाने के लिए चट्टानों में ऊंची जगहों पर कमरे बनाते थे। वाह। पर फिर वही सवाल आता है कि जो लोग तंबुओं में रहते थे, उन्होंने पेट्रा जैसा पूरा शहर कैसे खड़ा कर दिया, वो भी पत्थर तराश कर? सही। और सिर्फ खजाना ही नहीं, पेट्रा में तो एक बहुत बड़ा थिएटर भी है जिसमें करीब 6000 लोग बैठ सकते हैं। 6000? हाँ, और बड़े बड़े मंदिर हैं, मकबरे हैं, सब के सब पत्थर काट कर बनाए गए हैं। लेकिन सवाल यही कि कैसे, खासकर तब जब लकड़ी के मचान मतलब स्कैफोल्डिंग, उसके कोई निशान नहीं मिलते। हाँ, ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका राज पेट्रा में ही मिली एक अधूरी इमारत से खुला। रिसर्च ये बताती है कि नबाती कारीगरों का तरीका बिल्कुल अलग था। वो ऊपर से नीचे की तरफ तराशते थे। ऊपर से नीचे? हाँ, पहले वो चट्टान की चोटी पर पहुंचते, फिर डिजाइन के हिसाब से ऊपर से पत्थर काटना शुरू करते और धीरे धीरे नीचे आते जाते। अच्छा। तो जो मलबा नीचे गिरता था, वही मलबा उनके लिए एक तरह से प्लेटफॉर्म या मचान का काम करता था। ये तकनीक दुनिया में शायद ही कहीं और इस्तेमाल हुई हो। ये तो सचमुच कमाल की इंजीनियरिंग है। अच्छा, एक और बात, पेट्रा में 800 से ज्यादा गुफाएं या कमरे मिले। कब्रें मानते हैं उन्हें, अंदर शव रखने के लिए शेल्फ बने हैं। हाँ, बिल्कुल। और कुछ पर पुरानी एरामिक लिपि में लिखा भी है कि ये जगह पवित्र है, अंदर की चीजें मत बदलो, मत निकालो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बस एक कब्रिस्तान था? क्या यहाँ लोग रहते भी थे? देखिए, शुरुआत में कुछ लोगों को ऐसा लगा था कि शायद ये नेक्रोपोलिस है, मुर्दों का शहर। लेकिन बाद की स्टडी से ये साफ हो गया कि नहीं, पेट्रा एक जीता जागता चहल पहल वाला शहर था। अच्छा, कितने लोग रहे होंगे अंदाजन? अनुमान है कि अपने पीक पर, मतलब जब ये शहर सबसे ज्यादा आबाद था, तब यहाँ करीब 20,000 से 30,000 लोग रहते थे। वो कब्रें शायद बड़े अमीर परिवारों के मकबरे रहे होंगे, शहर का ही एक हिस्सा। 30,000 लोगों रेगिस्तान के बीच में? सबसे बड़ा सवाल तो पानी का है। इतने लोगों के लिए पानी कहाँ से आता होगा? हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन नबाती इसमें भी माहिर थे। ग्रेट टेम्पल नाम की एक बड़ी इमारत है वहाँ। हाँ, सुना है। उसके नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार (GPR) से देखा गया तो पता चला कि फर्श के नीचे पानी की नालियों का पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है। अरे वाह। पर पानी आता कहाँ से था? स्रोत क्या था? 2 मुख्य स्रोत थे। एक तो करीब 8 किलोमीटर दूर एन मूसा नाम का एक प्राकृतिक चश्मा या झरना है। 8 किलोमीटर? हाँ, और दूसरा स्रोत था अचानक आने वाली बाढ़ का पानी, फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स, वो तो खतरनाक होती हैं। बिल्कुल, लेकिन नबातियों ने उसका भी इंतजाम किया था। अच्छा, पहले एन मूसा की बात करें। 8 किलोमीटर दूर से पानी लाना कोई आसान काम नहीं था। सही बात है। वो जो संकरी घाटी है अल खज़ने तक आने वाली, उसमें भी मैंने सुना है चट्टानों में कटी हुई नालियां दिखती हैं। हाँ, दिखती हैं। उन्होंने चट्टानों में नालियां काटी हैं और कुछ जगहों पर मिट्टी के पाइप भी इस्तेमाल किए। पर सबसे हैरान करने वाली बात हाल की रिसर्च में पता चली है। क्या? वो जो मुख्य पाइपलाइन थी पानी लाने वाली, वो ठीक 4 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। 4 डिग्री? इससे क्या होता है? आज के हाइड्रो इंजीनियर बताते हैं कि ये बिल्कुल सही कोण है पानी के बहाव के लिए।
इस एंगल पर पानी बिना हवा के बुलबुले बनाए और कम से कम लीकेज के साथ सबसे अच्छे तरीके से बहता है। कमाल है। मतलब उन्हें ये पता था बिना किसी आधुनिक उपकरण के? हाँ, शायद अनुभव से, ऑब्जर्वेशन से। ये दिखाता है कि वो सिर्फ कारीगर नहीं थे, उन्हें प्रैक्टिकल साइंस की भी गहरी समझ थी। और वो फ्लैश फ्लड्स का क्या, बाढ़ के पानी का? उसका भी इंतजाम था। नबातियों ने पानी जमा करने और शहर को बाढ़ से बचाने के लिए कम से कम 5 बांध बनाए थे। कुछ की दीवारें तो आज भी मौजूद हैं। वो पानी के मैनेजमेंट में एक्सपर्ट थे। तो फिर इतना सब कुछ होने के बाद इतना विकसित शहर आखिर वीरान क्यों हो गया? क्या वो 29,000 लोगों का? एक बड़ा कारण माना जाता है 363 ईस्वी में आया एक बहुत भयानक भूकंप। अच्छा, भूकंप। हाँ, पुराने रिकॉर्ड्स में भी इसका जिक्र है और पेट्रा में जो टूटे हुए स्ट्रक्चर हैं, गिरे हुए कॉलम हैं, वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। हो सकता है इसी भूकंप से वो पानी के बांध टूट गए हों। ओह, तो फिर तो बाढ़ आ गई होगी शहर में। बिल्कुल, पानी का पूरा सिस्टम तबाह हो गया होगा और फिर वक्त के साथ शायद व्यापार के रास्ते भी बदल गए, समुद्री रास्ते ज्यादा चलने लगे। तो पेट्रा का महत्व कम हो गया? हाँ, और लोग धीरे धीरे शहर छोड़कर चले गए। तो मतलब हमने देखा कि कैसे नबातियों ने रेगिस्तान की मुश्किलों में न सिर्फ जीना सीखा, बल्कि आर्किटेक्चर और वाटर मैनेजमेंट में ऐसी कमाल की महारत हासिल की जो आज भी हैरान करती है। सही कहा। पेट्रा आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वो इंडियाना जोन्स फिल्म में आने के बाद तो और भी ज्यादा मशहूर हो गया। हाँ, इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड। वही। और जाते जाते पेट्रा हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है ना? क्या सवाल? कि प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसी और कितने भूले बिसरी तकनीकें या ज्ञान रहा होगा जिनके बारे में हम आज भी पूरी तरह से नहीं जानते, जिनके रहस्य खुलने अभी बाकी हैं।